हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम 5 बिंदुओं के आधार पर ही खत्म करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे परिचय, उसके बाद संरचना, कार्य एवं शक्तियां, संबंधित अनुच्छेद और लास्ट में देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का परिचय। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक देखना, जिससे टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। परिचय, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। अगर आप लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे सारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है। संवैधानिक मतलब क्या होता है? जिस पद का वर्णन संविधान में किया गया है और जिसका निर्माण जो है या जिसका गठन संविधान के आधार पर किया गया है, तो वैसा निकाय संवैधानिक निकाय कहलाएगा जिसका वर्णन संविधान में है या जिसका गठन संविधान के आधार पर किया गया है। तो ये जो सीएजी का पद है, ये कैसा है? संवैधानिक है। तो आपको याद रखना है कि सीएजी एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में वर्णन है सीएजी का, ये आपको याद रखना है। अब सीएजी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देखिए, ये कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर है, इसको आप याद रखना। ठीक है, कंट्रोलर, तो ये आपको याद रखना है। सीएजी जो है, इसका जो पद है, ये भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 148 आर्टिकल 148 द्वारा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहली चीज कि सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन या इसकी स्थापना संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। दूसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। वही बात है जो हमने भी इसके बारे में बात की ऊपर, कि आपको ये याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी का वर्णन है या सीएजी के पद का वर्णन किया गया है। तो वो है अनुच्छेद 148। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है, यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है या कौन कहलाता है भारतीय लेखा विभाग का मुखिया? तो याद रखिएगा, कौन कहलाता है? सीएजी। अब फ्रेंड्स, यहाँ जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये आगे चल के जब आप सीएजी के कार्य पढ़ेंगे तो वहां ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि हम वहां पर आगे चल के जब सीएजी के कार्य के बारे में बात करेंगे तो डिटेल पर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। लोक वित्त का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? पब्लिक का वित्त, पब्लिक का पैसा। देखिए, सरकारें जो पैसे खर्च करती हैं वो पब्लिक का ही पैसा होता है। तो इसका जो काम है वो ये है कि सरकार के द्वारा पैसा सही जगह पर खर्च किया जा रहा है कि नहीं, इस चीज को देखना किसका काम है? सीएजी का काम है। तो उस हिसाब से ये क्या कहलाया? लोक वित्त का संरक्षक या देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक। ये चीज आपको आगे और अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है जब हम इसके कार्य की बात करेंगे। फिर अगला पॉइंट है, इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका मतलब ये है, जो सीएजी होता है ये राज्य के लिए भी कार्य करता है और केंद्र के लिए भी कार्य करता है।
अब ये लिखा हुआ है कि इसका नियंत्रण मतलब ये हुआ कि राज्य की जो लेखा परीक्षा करता है और केंद्र की भी लेखा परीक्षा करता है, तो दोनों पर इसका नियंत्रण होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 148 में, याद रखेंगे। फिर भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है, तो वो सीएजी होता है। लोक वित्त का संरक्षक और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कौन है, वो सीएजी है। और सीएजी जो है राज्य और केंद्र दोनों के लिए कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे संरचना की। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, सीएजी जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सीएजी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। और अब राष्ट्रपति किसको सीएजी नियुक्त करेगा, तो उसे करेगा जिसकी सिफारिश कौन करेगी, मंत्री परिषद। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है कि सीएजी को राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकता। इसको हटाने के लिए संविधान में एक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसके तहत इसको हटाया जा सकता है। और वो क्या है, आगे बात करने वाले हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता। तो ये आपको याद रखना है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी नियुक्ति होगी, किसको नियुक्त किया जाएगा, सीएजी, तो उसे जिसकी सिफारिश कौन करेगी, मंत्री परिषद। तो इसमें आपसे आप पूछा जा सकता है कि सीएजी की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है, तो याद रखेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। चलिए, एक बात और यहाँ पर आपको याद रखना है, संविधान में सीएजी की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। मतलब कौन सा व्यक्ति सीएजी होगा, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बात का वर्णन संविधान में नहीं है। ठीक है, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई किस पर, संसद पर। तो संसद के बनाए गए नियम के अनुसार जो आईएएस होते हैं, आईएएस वही बनते हैं आगे चल के क्या, सीएजी। इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो योग्यता का वर्णन भी संविधान में नहीं है, याद रखना आपको। अब बात करें फ्रेंड्स शपथ की। तो सीएजी को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। और अनुसूची 3 के तहत ये आपको याद रखना है, सीएजी को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती शपथ। और अनुसूची 3 में इसकी शपथ का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कार्यकाल की। तो कार्यकाल का विवरण फ्रेंड्स संविधान में नहीं किया गया है। ये जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है। और इस कार्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं है, इसे संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, बात करेंगे त्यागपत्र की। तो फ्रेंड्स त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। सीएजी जो है, सीएजी त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और हटाए जाने की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन ये जो आपने पीछे देखा था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, इसको यहाँ पर समझिए कैसे। राष्ट्रपति हटाता तो है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकता। इसके हटाने की प्रक्रिया सेम वही है जो हमने बात की थी पिछले आयोग में। और वो ये है कि जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सीएजी को भी हटाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। और इसे हटाया कैसे जाएगा, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने पिछले आयोग में बात की है। और विस्तृत बातें इसकी हम पॉलिटी में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स आपको यह भी याद रखनी नियुक्ति के बारे में, राष्ट्रपति जब सीएजी की नियुक्ति करता है तो इसकी नियुक्ति के लिए वारंट जारी करता है। वारंट को हिंदी में बोलते हैं अधिपत्र।
क्या बोलते हैं, अधिपत्र। देखिए, राष्ट्रपति बहुत से पदों की नियुक्ति करता है, लेकिन कुछ ही पदों के लिए वो वारंट जारी करता है। जैसे एक तो सीएजी हो गया, राज्यपाल हो गए, राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है सीएजी की नियुक्ति के लिए अधिपत्र या वारंट जारी करता है, ठीक है। और इसके अलावा राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी वारंट जारी करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स वेतन के बारे में। सीएजी का वेतन जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वेतन कितना होगा, संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। सेवा शर्तें, तो सीएजी की सेवा शर्तें भी संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है, सीएजी की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो संसद। वेतन कौन निर्धारित करता है, संसद, ठीक है। आपके सामने एक नोट है फ्रेंड्स, सीएजी के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये आपको याद रखना है। सीएजी की जो सैलरी है, जो वेतन है, किससे दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि पर ये भारित होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ये शब्द सुन रहे हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। ये भारित का मतलब क्या है फ्रेंड्स? भारित का मतलब होता है ऐसे व्यय जिन पर संसद बहस तो कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं कर सकती। मतलब संसद में मतदान उन व्ययों पर नहीं होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं भारित व्यय। तो ये जो है पेंशन और से इसकी सैलरी, वेतन, ये सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब इसके वेतन पर संसद में मतदान नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स कार्य एवं शक्तियों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्य एवं शक्तियां, अनुच्छेद 149 आर्टिकल 149, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। सीएजी के कार्य क्या होंगे, इसका वर्णन कहां पर किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 149 में, 149 अनुच्छेद में, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं शर्तें, सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। फ्रेंड्स, संसद ने क्या किया कि महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को बनाया। फिर इसको बाद में 1976 में क्या किया गया, संशोधन किया गया इस पर। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम को प्रभावी कब बनाया, तो 1971 में, ठीक है। फिर इस अधिनियम में संशोधन कब किया, 1976 में। और संशोधन में क्या किया गया, तो केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित इसे किया गया। इस चीज को अब समझिए, यहां से ये टॉपिक आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, 1976 तक सीएजी जो है दो कार्य करता था केंद्र सरकार के। पहला तो हुआ अकाउंटिंग, पहला क्या हुआ, अकाउंटिंग। दूसरा हुआ ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिंदी में, इसको कहते हैं लेखांकन, और ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखा परीक्षण। तो 1976 तक सीएजी जो है इन दोनों कार्यों को करता था केंद्र के। अब इस चीज को समझिए, ये लेखांकन क्या है और लेखा परीक्षण क्या है। सपोज करिए आपको किसी कार्यक्रम में, या आपको किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी दी गई आपके घर वालों के द्वारा, और आपको उन्होंने 10,000 रुपए दिए, ठीक है। मान लेते हैं कुछ घर में कार्यक्रम है, किसी का बर्थडे है,
और आपको 10,000 रुपए दिए गए कि आपको इस कार्यक्रम को मैनेज करना है 10,000 रुपए में, ठीक। और इस कार्यक्रम में आप कहां पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने उसका पूरा अपने पास हिसाब किताब बनाकर रख लिया। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए कहीं खर्च किए गिफ्ट लेने में, 1,000 रुपए और कहीं खर्च किया, ऐसे करते हुए आपने पूरा हिसाब बनाकर अपने पास रख लिया 10,000 रुपए का। तो आपने ये जो हिसाब किताब पूरा बनाया, ये आपने लेखांकन किया, अकाउंटिंग की उसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका हिसाब किताब है आपके पिताजी के द्वारा चेक किया जा रहा है, तो वो इसकी कर रहे हैं क्या, ऑडिटिंग। कहीं आपने उस पैसे को फिजूल तो खर्च नहीं किया, गलत जगह पर तो खर्च नहीं किया। ये सारा काम कौन कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं। मतलब वो कर रहे हैं ऑडिटिंग, आपके लेखा मतलब आपके अकाउंटिंग का परीक्षण कर रहे हैं। तो समझ रहे होंगे आप, सीएजी जो है 1976 तक केंद्र सरकार के खर्चों का लेखांकन भी करता था, फिर उसकी लेखा परीक्षण भी करता था। तो ये अपने आप में कितनी अजीब बात है। समझो आपको पैसे जो दिए गए थे 10,000 रुपए, आपने उसको खर्च किया, उसकी लेखांकन खुद किया, मतलब उसका आपने हिसाब किताब अपने पास खुद ही बनाया और खुद ही चेक कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई आपने फिजूल खर्ची भी की होगी तो आप उसको सो तो करोगे नहीं, तो ये एक तरह से गलत है ना। तो पता नहीं ऐसा क्यों था, पर था। फिर उसके बाद क्या किया गया, 1976 में जो है इस चीज को हटाया गया और 1977 से इस चीज को लागू किया गया कि अब अकाउंटिंग का कार्य सीएजी नहीं करेगा। किसकी अकाउंटिंग का नहीं करेगा, तो केंद्र सरकार की, ठीक है। केंद्र सरकार की अकाउंटिंग का कार्य सीएजी नहीं करेगा, लेकिन राज्य सरकार की अकाउंटिंग का कार्य आज भी सीएजी कर रहा है। मतलब ये है, सीएजी जो है केंद्र के लिए सिर्फ ऑडिटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, और राज्यों के लिए जो है ये राज्यों के लिए अकाउंटिंग भी करता है प्लस ऑडिटिंग भी करता है, मतलब लेखांकन भी करता है और लेखा परीक्षण भी करता है, जबकि केंद्र के लिए सिर्फ लेखा परीक्षण करता है। और ये चीज कब से परिवर्तित हुई केंद्र के लिए, तो 1976 के बाद से, 1977 से। अब जब ऑडिटिंग का कार्य बस कर रहा है सीएजी, तो अकाउंटिंग का कौन करेगा, वो चीज आपको आगे अभी समझ में आने वाली है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात आती है, अगर सीएजी केंद्र सरकार की अकाउंटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, तो अकाउंटिंग कौन करेगा, ये सवाल उठता है। तो इसके लिए 1977 से ही एक पद बनाया गया जो है सीजीए, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। ये सीजीए पद बनाया गया कि ये 1977 से किया गया था कि ये जो है अब केंद्र सरकार की अकाउंटिंग का कार्य करेगा। तो अब क्या होता है, अकाउंटिंग का कार्य करता है सीजीए और ऑडिटिंग का कार्य करता है सीएजी। अच्छा, ये बात आपको याद रखना है एक और, कि सीजीए जो है, सीजीए इसके पद का वर्णन संविधान में नहीं है, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसके कार्यों की आगे। भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि, संघ शासित प्रदेशों की जहां विधानसभा हो, यह सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, भारत की संचित निधि से जो खर्च किया जाता है, राज्यों की संचित निधि से और संघ शासित प्रदेशों से जो खर्च किया जाता है, जितने भी ये लोग व्यय करते हैं, उन सब की लेखा परीक्षा, उन सब की ऑडिटिंग कौन करता है, तो सीएजी करता है, ये याद रखिएगा। फिर भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा की सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इसमें इसका मतलब समझिए सीधा सा और सिंपल सा, जो भी स्टेट और राज्य
ये सभी जो भी व्यय करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सारा कुछ जनता का पैसा है, तो उसको कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, कहीं उसकी फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इन सब की जांच करना किसका काम है? सीएजी का। इसीलिए क्या करता है, वो जितनी भी लेखांकन की रिपोर्ट होती है उनकी जांच करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। मतलब ये है, केंद्र और राज्य सरकारों के जो विभाग होते हैं उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उनके द्वारा जो प्रॉफिट हो रहा है, उनके द्वारा जो लॉस हो रहा है, उन सब की भी लेखा परीक्षा कौन करता है? तो सीएजी ही करता है। ये आपको याद रखना है। ये देखिए, कार्य इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम जो सीएजी के कार्य पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो ये सीएजी जो टॉपिक है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला है, केंद्र एवं प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। सरकारों को जो पैसा प्राप्त होता है, जो ये पैसे प्राप्त कर रहे हैं या उस पैसों को जो खर्च कर रहे हैं, हम ये पूरी बातें पीछे भी कर चुके हैं, उसकी लेखा परीक्षा करता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा कर रहा है। जहां पर ये पैसा दे रहे हैं या जहां से इन्हें पैसा मिल रहा है उसकी भी लेखा परीक्षा करता है, ये ऑडिटिंग करता है। अगला पॉइंट, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की। मतलब ये है, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल उससे निवेदन करते हैं या किसी की लेखाओं की जांच करने के लिए, तो वो उसकी भी लेखा परीक्षा करता है, ऑडिटिंग करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल उससे कहते हैं तब। फिर अगला पॉइंट, निम्नलिखित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। पहला, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है और सरकारी कंपनियां आदि। मतलब ये है, वे सभी निकाय जिन्हें किसके द्वारा अनुदान मिलता है? केंद्र या राज्य के द्वारा। मतलब ये है, जिन्हें केंद्र या राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उन सभी विभागों, उन सभी निकायों की लेखा परीक्षा करता है कौन? सीएजी। और सरकारी कंपनियों की भी लेखा परीक्षा करता है कौन? सीएजी। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र व राज्यों के लेखा जो है किस प्रारूप में रखे जाएं, कैसे उनका लेखांकन किया जाए, कैसे उनकी अकाउंटिंग की जाए, इस बारे में भी वो सीएजी जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। मतलब जो केंद्र और राज्य हैं, जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो उनके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसकी जो अकाउंटिंग करते हैं, किस फॉर्मेट में करे, कैसे उसका वो प्रारूप तैयार करे, इस बारे में भी वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? सीएजी। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखता है अनुच्छेद 151 के तहत। केंद्र सरकार के लेखों की जो रिपोर्ट होती है वो किसको देता है? वो तो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करता है, कहाँ रखता है? तो संसद में रखता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत ये रिपोर्ट देता है? तो आर्टिकल 151, अनुच्छेद 151 के तहत। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो कि इसको कहाँ रखता है? तो विधानमंडल में। राज्य के कहाँ रखता है राज्यपाल? राज्य विधानमंडल में। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 151 के तहत। ये आपको याद रखना है। मतलब ये है, सीएजी जो रिपोर्ट देता है वो उसका वर्णन कहाँ पर है? तो आर्टिकल 151, अनुच्छेद 151 में। ठीक, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है अनुच्छेद 279 के तहत, और इसका जो प्रमाण पत्र है वो अंतिम होता है। सरकारों के द्वारा फ्रेंड्स जो भी
कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में जो प्रमाण पत्र होता है वो अंतिम सीएजी का ही होता है। और यह किस अनुच्छेद के तहत इनका प्रमाणन करता है, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 279 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसको समझिए। देखिए, जब सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखता है। फिर संसद के बाद ये रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति के पास। ठीक है। अब लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की जांच करती है। तो मान लीजिए अगर लोक लेखा समिति को उसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो वो सीएजी से संपर्क करती है। एक तो सीएजी ने पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी इनडायरेक्टली लोक लेखा समिति को, फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सीएजी से संपर्क करती है इसको समझने के लिए ये क्या चीज है ना। इसलिए कहते हैं कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है सीएजी, और इसे जो है लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा राज्य लेखों का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में इसे केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया है। हमने इसके बारे में पीछे बात की है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। सीएजी जो है केंद्र सरकार के लेखाओं की बस परीक्षा बस करता है, मतलब ऑडिटिंग बस करता है, लेकिन राज्यों के लिए ये जो है अकाउंटिंग का भी कार्य करता है और ऑडिटिंग का भी कार्य करता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार में जब ये ऑडिटिंग के लिए इसको कार्य सौंपा गया और अकाउंटिंग के लिए नया पद बनाया गया सीजीए, तो राज्यों के पास इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इनके लिए दोनों कार्य कौन कर रहा है, सीएजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ये 3 रिपोर्ट देता है सीएजी जो है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। हमने पीछे बात की है। तो कितनी रिपोर्ट देता है, 3 रिपोर्ट देता है। एक तो है विनियोग लेखाओं पर, दूसरा है वित्त लेखाओं पर, और तीसरी रिपोर्ट है सरकारी उपक्रमों पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। कितनी रिपोर्ट देता है सीएजी राष्ट्रपति को, 3 रिपोर्ट देता है, विनियोग लेखाओं की, वित्त लेखाओं की, सरकारी उपक्रमों की। फिर सरकारी व्यय की मितव्ययिता की भी जांच करता है। मतलब यह है कि जो सरकार पैसा खर्च कर रही है तो फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही है, उसको गलत जगह नहीं खर्च कर रही है, फालतू का तो खर्च नहीं कर रही है। सारी जांच करना किसका काम है, सीएजी का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा की जाती है, जैसे दामोदर घाटी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, इन सब की सीएजी के द्वारा लेखा परीक्षा डायरेक्ट की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। दामोदर घाटी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन सब की सीएजी जो है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष तौर पर जांच करता है, लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकता है। केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम आदि। ये ऐसा है, देखिए कुछ निकायों जैसे एक तो केंद्रीय भंडारण निगम हो गया और औद्योगिक वित्त निगम हो गया जैसे, तो इनकी जो लेखा परीक्षा है वो निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, और वो जो निजी लेखा परीक्षक है उनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करती है। और किसकी सलाह पर करती है, तो सीएजी की सलाह पर करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
फिर वो जो रिपोर्ट देते हैं निजी लेखा परीक्षक, तो उसके जो है सीएजी अगर चाहे तो दोबारा से लेखा परीक्षण कर सकता है। मतलब ये दोबारा से उसकी जांच कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनकी जो है निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा परीक्षण कार्य किया जाता है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वो निजी पेशेवर लेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। किसकी सलाह पर, सीएजी की सलाह पर। फिर क्या सीएजी उस रिपोर्ट की दोबारा जांच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है, इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती और वे अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई और भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है अपनी ऑडिटिंग निजी परीक्षकों से करवाते हैं। ठीक है, ओके, इसमें सीएजी का कोई रोल नहीं होता है। ये करते क्या है, एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई और भारतीय खाद्य निगम, ये अपनी रिपोर्ट सीधे किसको देते हैं, संसद को, है ना। इनका सीएजी से कोई लेना देना नहीं है, ये उसको रिपोर्ट अपनी नहीं देते और ना ही ये इनकी ऑडिटिंग करता है। मतलब ये सीएजी जो है एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई और भारतीय खाद्य निगम की लेखा परीक्षा नहीं करता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इसकी लेखा परीक्षा इनकी कौन करता है, निजी लेखा परीक्षक करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करें फ्रेंड्स। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भी सीएजी की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा या जांच कर सकता है। हमने इसके बारे में एक तरह से पीछे बात की हुई है, ये वही चीज है। ठीक, 1968 में सीएजी कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड या ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई, ये आपको याद रखना है, 1968 में, जिसको बोलते हैं क्या, लेखा परीक्षा बोर्ड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इस ऑडिट बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति सीएजी के द्वारा की जाती है। तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सीएजी जो है ऑडिट बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है, याद रखना है। या ऑडिट बोर्ड या लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1968 में, 1968 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन करता है। इसके बारे में हमने पीछे भी बात की है। जो ये सीएजी का जो ये पद है, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है, तो अनुच्छेद 148 के तहत। फिर अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार कैसे हो यह तय करना, इसके बारे में हमने पीछे भी बात की है। आर्टिकल 150 के तहत सीएजी जो है इस बात की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है, इसकी सलाह राष्ट्रपति को देता है कि जो संघ है, जो केंद्र है और जो राज्य हैं, वो अपने लेखों के प्रकार किस प्रकार से करें, अपनी अकाउंटिंग किस तरह से तैयार करें, इसके बारे में वो जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन, सीएजी। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 150 के तहत। ये आपको याद रखना है। लास्ट में है अनुच्छेद 151, इसमें है अंकेक्षण प्रतिवेदन, मतलब उसकी रिपोर्ट। सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्य के राज्यपालों को और राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राज्य के राज्यपालों को और राष्ट्रपति को। जो केंद्र से संबंधित होगी वो राष्ट्रपति को, जो राज्य से संबंधित होगी वो राज्यपाल को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है, इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। 148 में है इसका पद सीएजी का,
149 में कार्य एवं शक्तियां, 150 में लेखों के प्रकार कैसे हो यह तय करता है ये, और 151 में क्या है, रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करें फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं अब तक जो सीएजी रहे हैं। सबसे पहले रहे वी नरहरि राव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वी नरहरि राव ये पहले सीएजी हुए हमारे, पहले सीएजी। ए के चंद्र, ए के राय, एस रंगनाथन, ए बच्ची, ज्ञान प्रकाश, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, सी एस सुमैया, वी के सुंगलू, वी एन कौल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, और लास्ट में 14वें नंबर पर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भी हमारे सीएजी हैं। ये आपको याद रखना है। इनका क्रम कौन सा है, तो 14वां। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, पहले रहे वी नरहरि राव, फिर दूसरे आए ए के चंद्र, तीसरे हुए ए के राय, चौथे एस रंगनाथन, पांचवे ए बच्ची, छठवें हुए ज्ञान प्रकाश, सातवें हुए त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, आठवें हुए सी एस सुमैया, नौवें हुए वी के सुंगलू, 10वें हुए वी एन कौल, 11वें हुए विनोद राय, 12वें हुए शशिकांत शर्मा, 13वें हुए राजीव महर्षि, और 14वें जो कि वर्तमान में है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना है, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो थे वो राज्यपाल भी रहे हैं। जब वो रिटायर हो गए थे उसके बाद वो क्या बने, राज्यपाल बने। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि हमने पीछे बात की थी कि ये जब रिटायर्ड हो जाते हैं सीएजी तो ये फिर भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करते, तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार के हो गए मंत्री या राज्यों के मंत्री, ये सब जो है लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, तो ये इन पदों पर हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो के पद पर रहे कौन रिटायरमेंट के बाद, ये रहे त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, पहले सीएजी थे, फिर ये राज्यपाल भी बने, तो ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स, सीएजी केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सीएजी केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है 1919 अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था, यह आपको याद रखना है। महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से कब मुक्त किया गया, तो 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, पहले ऑडिटर जनरल कौन थे, एडवर्ड ड्रमंड, एडवर्ड ड्रमंड, याद रखिएगा नाम, एडवर्ड ड्रमंड, ये पहले ऑडिटर जनरल हुए। अगला पॉइंट, भारत के लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1853 में। भारत में लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना कब की गई, 1853 में। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया था। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया, तो 1858 में। तो ये यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, सीएजी केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। 1919 अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। पहले ऑडिटर जनरल हुए एडवर्ड ड्रमंड। भारत के लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना 1853 में हुई और प्रथम महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें फ्रेंड्स। सीएजी का जो क्रमांक है वो 9वें स्थान पर है। ये मतलब क्या है इसका, जैसे राष्ट्रपति है, इसका पद क्रमांक जो है देश में वो फर्स्ट नंबर पर आता है, किसका, राष्ट्रपति का, सबसे ऊपर यही होता है ना। तो वैसे क्रमांक में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते हुए जो सीएजी का पद है वो 9वें क्रमांक पर आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला पॉइंट, प्रांतीय लेखा परीक्षक का प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतीय लेखा परीक्षक का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतोस मतलब राज्य लेखा परीक्षक से है। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत, ये आपको याद रखना है। और ये लास्ट में आप देख रहे हैं एप्पलबाई ने सीएजी पद की कड़ी आलोचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये एप्पलबाई का, ये आपको याद रखना है। एप्पलबाई का संबंध किससे है,
तो सीएजी के पद से इन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। तो कभी अगर एग्जाम में आ जाता है सीएजी का एप्पल वाई का संबंध है किस चीज से, तो आप याद रखिएगा सीएजी से। इन्होंने जो है सीएजी के पद की कड़ी आलोचना की है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।